हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी काव्य धारा का भी अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत दिनकर की कविताएं और मुक्तिबोध की कविताओं का अध्ययन किया जाना है। इसलिए उनके अध्ययन के लिए ये जानना आवश्यक है कि प्रगतिवादी कविता की धारा की क्या क्या विशेषताएं थी। आज उस संदर्भ में परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। प्रगतिवादी काव्य धारा या प्रगतिवाद हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण काव्य धारा है। इसकी शुरुआत 1936 से मानी जाती है और प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र की बातों का अगर अध्ययन करें तो उन्होंने मार्क्सवाद का साहित्यकरण प्रगतिवाद को माना है। यानी मार्क्सवाद जो राजनीति में एक सिद्धांत है, उसी सिद्धांत का व्यवहारिक रूप या साहित्यिक रूप हिंदी काव्य धारा में या हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। यानी आसानी के तौर पर हम ये मान सकते हैं कि हिंदी काव्य धारा वस्तुतः मार्क्सवादी काव्य धारा के रूप में जाना जा सकता है। 1936 से इस काव्य धारा की शुरुआत मानी जाती है। इसके यदि नींव में हम देखें या उसके आसपास की परिस्थितियों को देखें तो 1935 में E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिवेशन हुआ था और ये अधिवेशन पेरिस में आयोजित किया गया था। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिवाद या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1935 के आसपास शुरू हो जाता है और इसमें भारत की शाखा 1936 में खुलती है। यानी प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन जो विश्व के स्तर पर प्रगतिशील धारा की कविता थी या प्रगतिशील साहित्य आंदोलन था, उसकी शाखा 1936 में भारत में खुलती है और उसमें 1936 में एक संगठन बनता है और उसका नाम होता है प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऑफ इंडिया। यानी भारत की प्रगतिशील साहित्य की संस्था 1936 में बनती है और इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी के साहित्यकार डॉक्टर मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत में 1936 में डॉक्टर मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के आधार पर या के सहयोग से प्रगतिशील साहित्य भारत में प्रचलित होता है। इस साहित्य ने मुख्य रूप से समाज के उत्थान में साहित्य की जवाबदेही को सुनिश्चित किया था। यानी यह साहित्य मानता है कि समाज के उत्थान में साहित्यकारों का योगदान होना चाहिए और यह योगदान कई रूपों में हो सकता है। यानी श्रम के महत्व के रूप में हो सकता है या मार्क्सवाद के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार से भी हो सकता है। इस रूप से प्रगतिवाद एक तरह से मार्क्सवाद भी है। यह चूँकि अपने समाज के वास्तविक स्थितियों का चित्रण करता है या जीवन की वास्तविक स्थितियों का चित्रण करता है, इसलिए यथार्थवाद से भी इसे जोड़ा जा सकता है। ये वास्तविकता का चित्रण करता है। इस अर्थ में प्रगतिवाद के अंतर्गत तीन बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि साहित्य में वास्तविकता का चित्रण किया जाता है, इसके अंतर्गत यथार्थ स्थितियों का चित्रण किया जाता है, यथार्थवाद का चित्रण किया जाता है और इसके अंतर्गत मार्क्सवाद का चित्रण किया जाता है। यानी मार्क्स के सिद्धांतों का चित्रण और निष्पादन किया जाता है। इसी रूप में यदि हम देखें तो प्रगतिवाद की शुरुआत में विश्व में कई ऐसी स्थितियां बनी थी जिससे हम प्रगतिवाद के शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। 1919 में रूस में क्रांति होती है और रूस में जो क्रांति होती है उसमें जार यानी वहाँ के राजा और सामंत थे, उनका पतन होता है और उसके साथ किसान और मजदूर को महत्व दिया जाता है और श्रम की महत्ता प्रतिपादित की जाती है। यानी रूस में जो क्रांति हुई उसमें श्रम के महत्व को माना गया, उसके साथ साथ उसमें किसान और मजदूरों को भी
महत्व दिया गया, उनके हाथों में शासन की शक्ति दी गई। यही इसका प्रभाव यहीं से सब जगह पड़ना शुरू होता है। भारत में भी यदि हम देखें तो 1920 तक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, यानी किसान और मजदूर संगठित होने लगे थे। और 1930 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन हो गया था, जो मार्क्सवाद के सिद्धांतों को एक अर्थ में ग्रहण करता है। फिर यदि हम देखें तो उस समय जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे, उस स्वाधीनता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्व था, और उसमें भी 1934 तक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो जाता है। यानी इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1935-36 तक भारत में भी मार्क्सवाद या रूस की क्रांति या किसान और मजदूरों के संघर्ष चेतना या किसान और मजदूर के महत्व का रूप दिखाई देने लगा था। इस प्रकार भारत में भी श्रम का महत्व, मार्क्सवाद के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार की भूमि तैयार हो गई थी। और इसी के क्रम में आगे चलकर इसका रूप आगे देखने को मिलता है। हिंदी काव्य धारा में यदि हम देखें तो 1930 के बाद से ही लगभग काव्य धारा में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा था। यद्यपि 1918 से 1936 का काल छायावादी कविता की धारा थी, लेकिन छायावादी कवियों की कविताओं के अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि 1930 के बाद की कविताओं में उनमें थोड़ा यथार्थ के प्रति झुकाव देखने को मिलता है। और इसी क्रम में आगे चलकर निराला और विशेषकर पंत, तो निराला और पंत की कविताओं में एक तरह से नया तेवर दिखाई देने लगता है, और इसीलिए आगे चलकर निराला नए पत्ते नाम से नई चेतना की बात करते हैं, और पंत भी युगांत के माध्यम से एक तरह से नए युग की शुरुआत और पुराने युग के अंत की बात करते हैं। इस प्रकार 30 के बाद में एक तरह से हिंदी काव्य धारा की मनस्थिति में भी परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, और यही कारण है कि 1936 में लखनऊ में एक लेखकों का अधिवेशन आयोजित होता है। इस अधिवेशन का नाम रखा जाता है अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, और इसकी अध्यक्षता उस समय के वरिष्ठ साहित्यकार प्रेमचंद करते हैं। इस प्रकार लखनऊ में जो अधिवेशन होता है उसमें प्रेमचंद अध्यक्षता करते हुए कुछ नए बिंदुओं की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि लेखक स्वभावतः प्रगतिशील होता है, और वो कहते हैं कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली नहीं बल्कि मशाल दिखाते हुए आगे चलने वाली सच्चाई है। यानी इस रूप में वो मानते हैं कि राजनीति का पिछलग्गू नहीं होता, साहित्य राजनीति का पिछलग्गू नहीं होता, लेकिन वह समाज में या राजनीति में एक तरह से परिवर्तनकारी शक्ति की भूमिका अदा करता है। इस प्रकार प्रेमचंद की जो बातें कही थी वो लगभग उस दौर के साहित्यकारों ने काफ़ी हद तक महसूस किया था, और यही कारण है कि उस समय जो एक कविता की धारा चली या साहित्य की धारा चली, उसमें किसान और मजदूरों की चिंता स्पष्ट तौर पे दिखाई देने लगी, उनमें श्रम का महत्व दिखाई देने लगा, और उनमें एक समाज की स्थितियाँ जो थी, जो ज्यों की त्यों बनी रहने वाली स्थितियाँ थी, उसमें परिवर्तन की आकांक्षा जाग गई। यानी इस प्रकार कवियों में एक प्रकार की क्रांति की भावना या नई चेतना की भावना भी दिखाई देने लगी, और इसे ही प्रगतिवाद कहा गया। इस दौर के कवियों में मुख्य रूप से यदि हम देखें तो प्रगतिवाद के कवियों के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं, उनमें आते हैं केदारनाथ अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, भारत भूषण अग्रवाल, त्रिलोचन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर और गजानन माधव मुक्तिबोध आदि कवियों के बारे में बात की जा सकती है। इन कवियों को हम प्रगतिवादी काव्यधारा के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत जैसे छायावादी कवि भी
प्रगतिशील चेतना या प्रगतिवादी धारा के अंतर्गत आते हैं और इनके ग्रंथों में प्रगतिवादी कविताओं की कई तत्व दिखाई देते हैं। तो इसलिए हम निराला और पंत की को भी हम प्रगतिवादी धारा के अंतर्गत कुछ हद तक सम्मिलित कर सकते हैं। यदि हम प्रमुख बिंदुओं पर बात करें तो उसमें हम देखें कि प्रगतिवाद की इन कवियों ने कई नए काव्य ग्रंथ भी दिए जिनमें इनकी विशेषताएं स्पष्ट रूप से ध्वनित होती हैं। उनमें केदारनाथ अग्रवाल की कविता है युग की गंगा। इसके अतिरिक्त फूल नहीं रंग बोलते हैं जैसी कविताएं भी इस समय के महत्वपूर्ण ग्रंथों में मानी जा सकती है। इसके अंतर्गत लोक तथा आलोक भी कविता इनकी महत्वपूर्ण कविता है। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध की 2 संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। चांद का मुंह टेढ़ा है और उनकी अंतिम रचना भूरी भूरी खाक धूल ये मानी जाती है। इसके अंतर्गत नागार्जुन की कविताएं युगधारा महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है और इसके अतिरिक्त हजार हजार बाहों वाली तालाब की मछलियाँ जैसी कविताएं भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण है जो वास्तविक स्थितियों को व्यक्त करते हुए क्रांति की चेतना करती हैं। पुरानी ज्योतियों का कोरस भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। इस प्रकार शिवमंगल सिंह सुमन की महत्वपूर्ण रचना हिल्लोल, जीवन के गान और प्रलय सृजन इनकी महत्वपूर्ण रचना है जिसमें क्रांति की चेतना दिखाई देती है। नरेंद्र शर्मा के प्रवासी के गीत पलाश वन और मिट्टी के फूल महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर की यदि हम बात करें तो कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा जैसी ओजस्वी वाणी की रचनाएं भी प्रगतिवाद के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इसके अलावा त्रिलोचन की मिट्टी की बात और धरती महत्वपूर्ण रचना है। पंत की रचना युगांत, युगवाणी और ग्राम्य को हम प्रगति धारा के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। और छायापति की निराला की भी रचनाएं जो कुकुर मुद्दा, अरुणिमा और नए पत्ते जैसे जो ग्रंथ हैं ये काव्य ग्रंथ भी प्रगतिवादी काव्य धारा के अंतर्गत सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रगतिवादी महत्वपूर्ण कवियों ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य को दिए हैं और यही कारण है कि इस धारा ने और इन कवियों ने अपनी छाप हिंदी साहित्य में अमिट रूप में छोड़ी है। विशेष रूप से केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं और मुक्तिबोध की कविताएं, शमशेर की कविताएं और आगे चलकर केदारनाथ सिंह की कविताएं भी काफ़ी लोकप्रिय हुई और काफ़ी दमदार तरीके से साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हैं। इस प्रकार परिचय के तौर पर हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि प्रगतिवादी काव्यधारा 1936 से शुरुआत होती है और जिसमें मार्क्सवाद और यथार्थवाद और जीवन की वास्तविक स्थितियों के चित्रण का बोलबाला रहता है। इसके प्रमुख कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, नागार्जुन जैसे महत्वपूर्ण कवि आते हैं जिनने कई कालजयी रचनाएं दी। जैसे मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता बेहद महत्वपूर्ण रचना है। उसी तरह कुकुरमुत्ता भी निराला की महत्वपूर्ण रचना है। निराला छायावाद के महत्वपूर्ण कवि होते हुए भी उन्होंने युग धारा या युग चेतना के अनुरूप बदलाव को महसूस किया और उन्होंने कुकुरमुत्ता के माध्यम से उन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना दी जिसमें एक नए श्रम के महत्व को रेखांकित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रगति धारा एक महत्वपूर्ण काव्यधारा है जो मार्क्सवाद के सिद्धांतों और श्रम के महत्व को प्रतिपादित करती है। अगले व्याख्यान में हम प्रगतिवाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर बात करेंगे।